Hello dear students of class 7th, you are going to learn about the chapter Tracing Changes Through 1000 Years। बच्चों, अगर आप CSC ट्यूटोरियल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करना। तो इसके अंदर सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताया गया है? जब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, ट्रेसिंग द चेंजेस यानी कि जो वक्त के साथ साथ बदलाव हुए उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके अंदर हम पास्ट की स्टडी करते हैं, तो उस पास्ट की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। जो बच्चों, हिस्ट्री को जो है वो अलग पार्ट्स में बांटा गया। एक प्री हिस्टोरिकल टाइम और एक है हिस्ट्री का टाइम। प्री हिस्टोरिकल टाइम जो है वो लगभग 3 मिलियन ईयर्स से लेकर 3000 BC तक का है, जब आदि मानव ने धीरे धीरे करके चीज़ों के बारे में सीखा था। और उसके बाद में हिस्ट्री का टाइम वो है जहाँ से हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमें उस टाइम पीरियड का पता चले। जैसे कि इंस्क्रिप्शन स्टार्ट हुई, लिखना स्टार्ट किया लोगों ने, चाहे पत्थरों के ऊपर सिंबल्स बनाने ड्रॉ करने स्टार्ट किए, तो वो सारा का सारा हिस्टोरिकल पीरियड हम लेके काउंट करते हैं। उसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया, एशियन, मिडाइवल एंड द मॉडर्न एज। उसके बाद में जो आता है दैट इज़ द कंटेम्प्रेरी एज, जो कि है 1789 से लेके 2011 तक, जिसमें वर्ल्ड के अंदर अलग अलग चेंजेस हुए। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स हुई और उसके अलावा जो कई सारे सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस हुए, वो सब कुछ टाइम जो है वो कंटेम्प्रेरी एज का है। अब बच्चों, हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एशियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। मिडाइवल पीरियड जो है वो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का है, जिसमें कि अर्ली मिडाइवल पीरियड जो है दैट इज फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, जो इसको अर्ली मिडाइवल पीरियड कहा जाता है। और लेटर मिडाइवल पीरियड 13 से 18 सेंचुरी तक को बोला जाता है। हिस्ट्री के बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है? ये 2 टाइप के होते हैं आपके। एक लिटरेरी सोर्सेज, जिसके अंदर आते हैं आपके मैप्स, वेदास, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑन म्यूजिक, आर्ट्स, ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आते हैं आपके कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, पॉटरी, वेपन्स, स्कल्पचर्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि जो कॉइन्स वगैरह यानी कि जो फिजिकल ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हैं, आप किले वगैरह देखने के लिए जाते हो, पत्थरों पे खुदी हुई कुछ आकृतियाँ रहती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आते हैं आपके फोर्ट्स आते हैं, टेम्पल्स आते हैं, मॉस्क आती हैं, पैलेसेस आते हैं एंड अदर स्ट्रक्चर्स टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, artistic skills and the materials used in the construction of building in those days. Writing inscribed on stone surfaces, copper plates and walls of temples tell us about the extent of medieval kingdoms and achievements of different rulers. Coins tell us the names of ruler and period of their reign. They give us the idea of economic conditions of those periods. The study of inscription is called the epigraphy. जब इंस्क्रिप्शन के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उस पढ़ाई को एपिग्राफी कहा जाता है, और जो कॉइन्स के बारे में की जाती है उसको न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आते हैं जैसे कि आपकी किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, आपके लिखे हुए पन्नों के ऊपर, पत्तों के ऊपर लिखे होते हैं, लीव्स के ऊपर उस वक्त लिखा जाता था, ड्राइंग्स होती थी, म्यूजिक था, ये सब कुछ लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आता है। Folklore, dramas and stories, सोमदेवास कथा सरित सागर, बहित कथा कोशा, ऑटोबायोग्राफीज यानी कि जो उनकी जीवनी उनके द्वारा लिखी गई थी। सबसे पहले बाबर की है। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको ताजुक के बाबरी कहा जाता है, और जो जहांगीर की है दैट इज ताजुक के जहांगीरी। नेक्स्ट पार्ट इज बायोग्राफीज यानी कि जीवनियाँ। अब ये भी उनके जीवन के बारे में, बट उन्होंने नहीं, किसी और ने लिखी होती है। सबसे पहले बारानीज दैट इज तारीख फिरोजी, गुलबदन बेगम्स हमायूनामा, जो कि हमायूं के ऊपर लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी अकबर की लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट इज द ट्रेवलॉगीज, इब्ने बतूता, मोहम्मद तुगलक, अब्दुल रज़क की थी विजयनगर किंगडम, मार्को पोलो जिन्होंने साउथ इंडिया के बारे में लिखा था, अल बुरानी जिन्होंने बलबन के बारे में लिखा था।
प्रॉब्लम्स फेस बाय हिस्टोरियंस, यानी कि अब हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते तो हैं, बट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी हिस्टोरियंस ने, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आर्ट ऑफ कार्टोग्राफी डिफर। व्हाट इज दिस कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी मीन्स जो मैप्स वगैरह बनाए जाते हैं उस आर्ट को बोला जाता है कार्टोग्राफी। अरब जोग्राफर अल इद्रिसी इन 1154 CE ही हैज़ ड्रॉन सच काइंड ऑफ अ मैप, जिसको आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, जिसके अंदर श्रीलंका जो है, जो कि आज के टाइम में यहाँ पर है, उसको उन्होंने यहाँ पे टॉप पे बना दिया था। साउथ इंडिया जो है वो नॉर्थ इंडिया की जगह पे था। प्लेसेस वेयर नेम्ड आर मार्क्ड इन अरबिक, जो प्लेसेस थे उनके नाम जो है वो अरबिक के अंदर थे। इसके बाद में फ्रेंच कार्टोग्राफर, जिन्होंने आज के टाइम से मिलता जुलता कुछ मैप बनाया था इन 1720 के अंदर। अब यहाँ पर पहले से लगभग 300-400 सालों के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, मोर फेमिलियर टू द प्रेजेंट डे मैप। आज के वक्त से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता मैप था ये। इन सब चीज़ों का बेनिफिट क्या हुआ, इससे ही देखते हुए जब आपको पता चलता कि अच्छा इस जगह पे ऐसी ऐसी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, ये वाले समुद्र के पास या इस एरिया के पास में ये कंट्री है, ये उसकी बाउंड्रीज हैं, ये जगहों के बारे में, तो इन्हीं को देखते हुए जो थे जो जैसे ये वास्को डिगामा थे, कोलंबस थे, ये ऐसे ही सी रूट से इंडिया आए थे। इसके बाद में न्यू एंड द ओल्ड टर्मिनोलॉजी। न्यू एंड द ओल्ड टर्मिनोलॉजी मतलब जो कुछ शब्द थे उन शब्दों के मतलब आज और पहले के वक्त में किस टाइप से थे, वही सेम वर्ड्स। अब जैसे कि मीनिंग ऑफ द वर्ड्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कुछ शब्दों के मतलब वक्त के साथ साथ बदलते चले गए। जैसे कि हिंदुस्तान शब्द जो है मिनहाज सिराज जो थे उन्होंने क्या ये टर्म जो है, द टर्म हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय मिनहाज सिराज, अ क्रॉनिकल ऑफ 13th सेंचुरी। क्रॉनिकल कौन किसको कहा जाता है? जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं, यानी कि इतिहासकार। ये शब्द हिंदुस्तान सबसे पहले उनके द्वारा यूज किया गया था। ज्योग्राफिकल सेंस में जो हिंदुस्तान है उसका मतलब वो था कि जो एरिया पंजाब हरियाणा का था और जो गंगा यमुना के बीच का एरिया पड़ता था, यानी कि पंजाब और हरियाणा, उसको हिंदुस्तान कहा गया था। पॉलिटिकल सेंस के अंदर द लैंड दैट वर पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था उसको हिंदुस्तान कहा गया था। बाबर इन 16th century, बाबर अ फेमस मुगल किंग use the word Hindustan to describe the fauna and the culture of the people of the subcontinent, यानी कि जो हमारे देश हिंदुस्तान के जो प्राकृतिक लोग थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था इन 16th century। इंडिया दैट इज मॉडर्न नेशन, आज के वक्त का जिसको हमने हिंदुस्तान को नाम क्या दिया? इंडिया। द नेम इंडिया केम टू इंग्लिश यूजेज फ्रॉम 17th century onwards due to the influence of Latin or the Spanish. The British use the word India. अब इसके अंदर क्या है, जो मॉडर्न टाइम में आज के वक्त में हम जो इंडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द इंडिया बोलते हैं हम अपने देश को, ये 17th century में आया था, जबकि लैटिन भाषा का और स्पेनिश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने ये वर्ड भारत को, इंडिया को ये वर्ड दिया था। ठीक है, जैसे हमने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा, वैसा ही एक शब्द है फॉरेनर। इसका मतलब भी वक्त के साथ साथ बदलता चला गया। फॉरेनर इन द पास्ट, फॉरेनर was a stranger who appeared in a particular village, someone who wasn't the part of society or culture. In Hindi, the term Pardesi is used to describe such a person and अजनबी in Persian. फॉरनर जो है पहले के वक्त में जो उस गांव के बाहर का कोई व्यक्ति आता था उसको हिंदी में परदेसी बोलते थे, या कोई अनजान व्यक्ति होता था जिसको हम अजनबी बोल रहे हैं, जैसे पर्सियन के अंदर उसको अजनबी कहा जाता था। तो उस स्ट्रेंजर बंदे के लिए शब्द यूज़ किया जाता था फॉरनर, जो कि आज के टाइम में हम किससे, जो भारत देश से बाहर से आए हैं लोग, उनके लिए यूज़ करते हैं कि ये फॉरनर है या फॉरेन रिटर्न है। तो उस टाइप से पहले के वक्त में फॉरनर का मतलब होता था उस गांव के बाहर का व्यक्ति, उसको फॉरनर कहा जाता था। हिंदी में उसका मतलब होता था परदेसी और पर्सियन के अंदर उसका मतलब होता था अजनबी। नाउ द रीडिंग डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट के अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन जो, अब मैन्यूस्क्रिप्ट से मतलब क्या है, हैंड रिटन चीज़ें। अब किसी की राइटिंग जो है मुझे तो समझ में आ रही है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, ये कई बार किसी बच्चों की राइटिंग, अगर आप भी अपने क्लासमेट की किसी की नोटबुक लेते हो, उसने अगर कुछ गलत लिखा आप वैसे ही कॉपी करते चले जाते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था कि एक ही टेक्स्ट के अलग अलग वर्जन्स जो है वो क्रिएट होने शुरू हो गए थे।
डिफिकल्टीज इन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब उनको इंटरप्रेट करने में, उसका मतलब निकालने में, क्योंकि उस वक्त कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, नो प्रिंटिंग प्रेस वॉज देयर, नो कॉमन लैंग्वेज एग्जिस्टेड, कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं थी कि सब जगह पे यही भाषा बोली जाएगी, सब जगह पे इंग्लिश में ही होगा सब कुछ। स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, जो व्यक्ति होते थे उनको हाथों से लिख के मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है वो कॉपी करना पड़ता था। अनेबल टू रीड, अगर किसी की राइटिंग गंदी है तो आपको पढ़ा नहीं जाएगा। स्मॉल सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती थी, अगर किसी ने कोई एक वर्ड गलत लिख दिया अगली बारी वो बंदा वो उसको गलत ही लिखेगा। दीज डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज, उसके बाद आगे किसी व्यक्ति ने गलत लिख दिया वो फिर से आगे गलत ही होता चला जाएगा। तो ये डिफरेंसेस जो थे वो सेंचुरी दर सेंचुरी यानी कि पीरियड के वक्त के साथ साथ ये बदलाव जो थे वो डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। मेड द टेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल, जिसने किसी ने स्टार्टिंग में लिखा था वो टेक्स्ट वो डिफरेंट था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये इसको हर बंदे ने अलग अलग तरीके से लिखा तो वो चेंज होता चला गया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग, रीडिंग ऑफ पर्सियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट, अब अलग अलग टाइप की जो हैंड राइटिंग थी जिसकी वजह से पर्सियन और अरेबिक को पढ़ना जो है वो डिफिकल्ट हो गया था। एक टाइप की राइटिंग थी आपकी निस्टैलिक, जिसको की कर्सिव और इजी हैंड राइटिंग थी, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख के समझ सकते हो कि वर्ड्स जो हैं वो थोड़े क्लियरली लिखे हुए हैं। दूसरी थी शिकास्ते, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंस थी और उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। अब इन लाइन्स के अंदर अगर कुछ भी वर्ड आपस में मिक्स हो गए तो वो दूसरे बंदे को समझ में नहीं आएगा, वो उसको वैसे ही इंटरप्रेट करके लिख देगा। इसके बाद में हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, पीरियड ऑफ 700 to 750 CE। टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज्ड, यानी कि जो लोगों ने लिखना शुरू किया तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आपके पास बढ़ने शुरू हो गए। पेपर बिकेम चीपर एंड वाइडली अवेलेबल, पेपर जो है वो आसानी से मिलने लग गया, पहले पत्तों के ऊपर लिखते थे वो। एक्सटेंसिवली यूज फॉर हैंड राइटिंग, होली टेक्स्ट, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, जुडिशियल रिकॉर्ड। पेपर क्योंकि इजीली अवेलेबल हो गया था तो इसको होली टेक्स्ट यानी कि जो कई सारे हमारे ग्रंथ लिखे गए थे उनको, या जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उन सब चीज़ों को, कोई उस वक्त के न्याय के दस्तावेज होते थे उनको बनाने के लिए, लिखने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। पॉलिटिकल, सोशल एंड द कल्चरल चेंजेस इन द पीरियड ऑफ 700 to 750 CE। इस वक्त कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी आई। सबसे पहली थी पर्सियन व्हील, जो कि इरिगेशन के अंदर यूज़ किया गया। दूसरा आया स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, बुनाई के काम में स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया गया। फिर फायर आर्म्स एंड कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब यानी कि जो लड़ाई वगैरह होती है। पर्सियन व्हील ऑफ इरिगेशन, पर्सियन व्हील ऑफ इरिगेशन कुछ इस टाइप का होता था जिससे कि आपको सिंचाई करना आसान हो गया था थोड़ा, ये जैसे पिक्चर थोड़े पहले के टाइम की दी हुई है। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील का मतलब क्या है, जैसे चरखा काइंड ऑफ, इससे बुनाई का, चीज़ों का धागे बनाने का, बुनाई करने का काम जो है वो आसान हो गया था। फिर है आपका फायर आर्म एंड कॉम्बैट, यानी कि युद्ध के सामान जो थे, गन्स वगैरह ऐसी सब चीज़ें आनी शुरू हो गई। न्यू फूड एंड बेवरेजेस, इस वक्त ना सिर्फ ऐसी चीज़ें बल्कि खाने के लिए भी कई सारी नई नई चीज़ें आई, जिसमें कि कॉर्न था, पोटैटोज थे, चिली, कॉफ़ी एंड टी। These were some new foods and beverages. Between 700 to 750, it was a period of great mobility. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोग मूव हुए. Throughout this period, there was gradual clearing of forests and the extension of agriculture. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. People traveled long distances in search of opportunity. अब ये जो टाइम पीरियड था 700 से लेके 1750 का, इस वक्त के टाइम पे लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मूव हुए. लोग जंगल साफ करते जा रहे थे खेती बाड़ी के काम करने के लिए, और उसकी वजह से जब जंगल खत्म होते रहेंगे, रहने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो लोग मूव कर जाते थे दूसरी जगहों पे नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में. फीचर्स ऑफ द मिडाइवल पीरियड इन इंडिया. राइज ऑफ फेडरलिज्म, इमर्जेंस ऑफ राजपूत किंगडम्स. राजपूत किंगडम्स जो है उस वक्त नए नए इमर्ज होने, नए नए बनने स्टार्ट हुए. त्रिपार्ट स्ट्रगल्स बिटवीन द पलास, प्रतिहास एंड द राजकोटास. अराइवल ऑफ तुर्क्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. तुर्क्स जो थे वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे और फिर उन्होंने दिल्ली सल्तनत जो थी वो बसाई थी. स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स. इस वक्त जो थे वो भक्ति मूवमेंट लोगों के अंदर, क्योंकि लोग तराही हो चुके थे तो इसलिए लोगों के अंदर भक्ति भाव ज़्यादा जागा था इस वक्त के टाइम में. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर्स and the rise of Marathas and Sikh. Economic prosperity of India. इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस कंट्री था, पहले भी था, अभी भी है और आगे तो और ज़्यादा होगा. ठीक है.
बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी। सबसे पहले राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। राजपूत नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द राजपुत्र यानी कि सन ऑफ रूलर, अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। इनकी क्वालिटीज होती थी एक्सट्रीम वेलर एंड द सेंस ऑफ लॉयल्टी। द टर्म इंक्लूडेड द रूलर्स, chieftains, soldiers and the commanders. Other group is Marathas, Sikh, Jats, Ahoms and Kais, a caste of scribe and the secretaries. Kais जो थे वो एक ऐसी जाति थी जो कि लिखने का काम करते थे, यानी कि जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह होते थे उनको कॉपी करने का। इसके बाद में जाति प्रथा। जाति प्रथा के अंदर क्या था, सोसाइटी जो थी अब उसको बांटना शुरू कर दिया गया था जाति के आधार पे। People were grouped into जातिस और subcaste and ranked on the basis of their background and their occupation. जो भी उनका बैकग्राउंड था, यानी कि कैसी फैमिली को वो बिलोंग करते थे, क्या वो काम करते थे, उसके आधार पे उनको बांटना शुरू किया गया था। Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by the member of jati. Status of the same jati could vary from area to area. एक सेम जाति का ही स्टेटस जो है वो एरिया से एरिया बदल जाता था। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर जाति अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाती थी। दीज रूल्स वर एनफोर्स्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स। जाति के कुछ जो बड़े लोग होते थे वो उन रूल्स को लोगों से मनवाते थे, यानी कि उन लोगों को वो फॉलो करना पड़ता था। ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया और छोड़ दी बात, ऐसा नहीं होता था कि जो वो बड़े होते थे उनकी बातें वो उन रूल्स को मनवाते थे और वो बातों को लागू करते थे जो भी रूल्स उन्होंने बनाए हुए थे। रीजन्स एंड एम्पायर्स। रीजन एंड एम्पायर। By 700 many regions developed distinct geographical dimensions and their own language and culture. 700 तक बहुत सारे रिलीजन्स जो थे वो डेवलप हो गए और उनकी अपनी भाषाएं, अपने कल्चर होते थे। They were associated by ruling specific dynasties. जो भी उस वक्त की रूलिंग डायनेस्टीज होती थी, साम्राज्य होते थे, उनके साथ में वो जुड़े हुए होते थे। These dynasties continuously fought with each other. ये डायनेस्टीज जो थी वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। पैन रीजनल एम्पायर। पैन रीजनल एम्पायर मीन्स एम्पायर स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ साम्राज्य जो होता था उसको बोला जाता था पैन रीजनल एम्पायर। द टर्म पैन रीजनल एम्पायर इज अप्लाइड टू एन एम्पायर विच स्ट्रेचेस ओवर मेनी रीजन्स। जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलो उसको कहा जाता था पैन रीजनल एम्पायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने अभी तक CSE ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से CSE ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अब तक तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो ना। और इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए और वर्कशीट्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.csctutorial.in पे, जहाँ पर आपको अपने ना सिर्फ SST बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। प्लीज़ CSE ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियो में हम फिर से मिलें।